नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिससे सुनने के बाद आपका विश्वास इस स्वार्थी दुनिया से उठ जाएगा। आज मैं आपको चेन्नई डबल मर्डर केस की कहानी सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। जब इंसान अपराध की दुनिया में अपनी हदों को पार कर जाता है तो वह शैतान को भी शर्मसार कर देता है। और ऐसी ही एक घटना को अंजाम दिया मदुरई की एक निर्दयी हैवान प्रवीण कुमार ने। साल 2013, चेन्नई, मदुरई। प्रवीण कुमार ने अपनी झूठी शान के लिए एक निर्दोष की सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद एक हाथ में कटा हुआ सर और दूसरे हाथ में खून से लथपथ कटोरा लेकर वो भीड़ भरी बाजार में घुस गया। बाजार में जैसे ही लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कुछ ही देर में पूरी बाजार में अफरा तफरी मच गई। फिर प्रवीण कुमार ने उस कटा हुआ सर एक थिएटर के बाहर रख दिया, क्योंकि वो अपनी समाज के सभी लोगों को, खासकर लड़कियों को, एक संदेश देना चाहता था। वो यह बताना चाहता था कि उसकी जाति की जो भी लड़की अपनी जाति के बाहर जाकर दूसरी जाति में विवाह करेंगी तो उसका अंजाम यही होगा। फिर वह खूनी दरिंदा वही खून से लथपथ कटोरा लेकर एक बस्ती की तरफ चल पड़ा। कटोरा से अभी भी खून टपक रहा था और उसकी सफेद लूंगी खून रंग कर लाल हो चुकी थी। प्रवीण कुमार का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, क्योंकि उसका इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह अभी भी किसी की तलाश में था और वह थी उसकी सगी बहन महालक्ष्मी। प्रवीण कुमार बस्ती की गली के आखिरी में एक छोटे से घर के सामने रुक जाता है और घर के दरवाजे पर जोर जोर से लाते मारने लगता है। वह गुस्से से एक ही नाम चिल्ला रहा था, महालक्ष्मी। लेकिन तभी एक औरत दरवाजा खुलती है और जैसे ही वह प्रवीण कुमार के हाथों में खून से लथपथ पका देखती है, वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो आखिर कौन थी वह औरत और प्रवीण कुमार ने किसका सर काटा था और वह महालक्ष्मी से किस बात का बदला लेना चाहता था? सब कुछ जानने के लिए वीडियो की एंड तक बने रहे। बेसे प्रवीण कुमार बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। वह अपने बाप सत्या के नक्शे कदम पर ही चल रहा था। सत्या हमेशा शराब के नशे में चूर रहता था और बात बात पर अपनी बेटी महालक्ष्मी और अपनी पत्नी सेल्वी की पिटाई करता था। वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करता था कि उसकी बेटी महालक्ष्मी किसी लड़के से बात करे। सत्या शराब के नशे में हमेशा यही कहता था कि उसके लिए उसकी समाज और उसकी जाति ही सबसे बड़ी है और वह अपनी जाति के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही बात सीखी थी उसके बेटे प्रवीण कुमार ने। सत्या की मौत के बाद उसकी जगह प्रवीण कुमार ने ले ली थी और वह भी अब शराब पीता और अपनी बहन महालक्ष्मी पर बंदिशें लगाता, और अगर महालक्ष्मी उसकी बात नहीं मानती तो वो बेहरमी से उसकी पिटाई करता। वैसे एक दिन जब प्रवीण कुमार को पता चलता है कि इतना सब करने के बाद भी महालक्ष्मी का अफेयर एक दूसरी जाति की लड़के रवि के साथ चल रहा है, तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। उसे लग रहा था महालक्ष्मी के इस कांड से समाज में उसकी बदनामी तो हो ही रही है, साथ ही अपनी समाज के जिला प्रमुख बनने का सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा। अब इस बदनामी से निपटने के लिए प्रवीण कुमार के पास एक ही रास्ता बचा था। उसे लगता था कि अगर वह किसी तरह महालक्ष्मी का विवाह अपने समाज के किसी लड़के के साथ करा देगा तो समाज के लोग सब भूल जाएंगे और फिर से उसे पहले की तरह इज्जत करने लगेंगे। इसलिए प्रवीण कुमार महालक्ष्मी के विवाह की प्लानिंग करने लगता है, लेकिन उसे पता था कि उसकी समाज में लड़की का विवाह करना इतना आसान नहीं है। ढेर सारा दहेज देना पड़ता है और प्रवीण कुमार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो महालक्ष्मी का विवाह किसी अच्छी घर में कर सके। वैसे प्रवीण कुमार की मां को रवि के दूसरी जाति के होने से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि रवि बहुत अच्छा लड़का था और अच्छे पढ़ा लिखा थकानदान का था। लेकिन प्रवीण कुमार के दिमाग में तो जाति का ही जहर भरा हुआ था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर महालक्ष्मी की शादी अपनी जाति में करना चाहता था, फिर चाहे लड़का कैसा भी हो। प्रवीण कुमार लड़कों की तलाश करता है, लेकिन उसे असफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि कोई भी लड़का बिना दहेज के शादी करने को तैयार नहीं था। तभी प्रवीण कुमार का प्रतिद्वंदी रंगास्वामी एक रिश्ता लेकर आता है।
हालांकि लड़का बेरोजगार था, लेकिन प्रवीण को तो कैसे भी करके महालक्ष्मी का विवाह करना था। रंगास्वामी एक विजयी नाम की लड़का के साथ महालक्ष्मी का विवाह तय करवा देता है। वैसे तो रंगास्वामी ने प्रवीण कुमार के ऊपर एहसान किया था, लेकिन मन ही मन वह प्रवीण कुमार से बदला लेना चाहता था, क्योंकि प्रवीण कुमार ने उसे समाज के अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया था और उसका जिला प्रमुख बनने का सपना टूट गया था। आखिर रंगास्वामी की क्या चाल थी, हम आगे जानने वाले हैं। महालक्ष्मी को विजय बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि उसकी मां सेल्वी भी, वह भी प्रवीण के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। और दूसरी बात, इतने कम दहेज में लड़का कहां मिलेगा। सेल्वी अपने सोने चांदी के जेवर बेचकर थोड़े बहुत दहेज का इंतजाम करती है और कुछ पैसा प्रवीण उधार लेकर महालक्ष्मी की शादी कर देते हैं। महालक्ष्मी ससुराल में सुहागरात की सेज पर बैठकर अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी विजय लड़खड़ाते हुए अंदर आता है। उसके मुंह से शराब की बू से महालक्ष्मी का दम घुटने लगता है। तभी विजय अपनी जेब से शराब के एक क्वार्टर निकालकर गट-गट पीने लगता है। यह देखकर महालक्ष्मी का दिल कांप जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जिंदगी आसान नहीं होने वाली। फिर विजय महालक्ष्मी से शराब के नशे में संबंध बनाता है, वह भी बहुत ही वाहियात और जंगली तरीके से, जिससे महालक्ष्मी की आत्मा अंदर तक कांप जाती है। फिर शादी के कुछ दिन बाद ही महालक्ष्मी की ननंद रजनी का रिश्ता भी पक्का हो जाता है। लड़का सरकारी नौकरी में था, इसलिए दहेज भी अच्छा खासा मांग रहा था। इसलिए ससुराल वाले महालक्ष्मी पर दबाव बनाते हैं कि वह अपनी मां से 3 लाख लेकर आए, लेकिन महालक्ष्मी ने यह कहकर मना कर देती है कि मां ने सारा पैसा उसकी शादी में लगा दिया है और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो वो कहां से 3 लाख देगी। यह बात उसकी ससुराल वालों को बहुत बुरी लगती है और सभी चाहते हैं कि विजय महालक्ष्मी को ऐसा सबक सिखाए कि वो चुपचाप अपनी मां से 3 लाख लेकर आ जाए। तभी विजय उसकी बाल पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है। फिर महालक्ष्मी के साथ जो होता है, उसकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी उसने। विजय उसकी इतनी पिटाई करता है कि 3-4 दिनों तक महालक्ष्मी अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। फिर कुछ दिन बाद महालक्ष्मी अपने ससुराल वालों की बातें सुनती है तो उसकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बे लोग महालक्ष्मी को जलाकर मारने की साजिश रच रहे थे ताकि बे पैसे के लिए विजय की शादी दोबारा कर सकें। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन महालक्ष्मी अभी भी थर थर कांप रही थी। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था कि वो अपनी अम्मा को कॉल कर सके। इसलिए वो निश्चय करती है कि उसके पति विजय की घर आने से पहले वो वहां से भाग जाएगी। महालक्ष्मी एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े और थोड़े बहुत पैसे लेकर दबी पांव बाहर निकलती है और मेन रोड की तरफ दौड़ जाती है। तभी पीछे से उसे लाइट दिखाई देती है, जो कि किसी गाड़ी की 2 बड़ी बड़ी हेडलाइट की तरह थी। और फिर एक ट्रक आके उसके सामने रुक जाता है। ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर महालक्ष्मी को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और फिर उनकी नीयत खराब हो जाती है। वो महालक्ष्मी की मदद करने के बजाय उसका शारीरिक फायदा उठाने की सोचने लगते हैं और उसे जबरदस्ती अपने ट्रक में ले जाने लगते हैं। महालक्ष्मी के पास कोई रास्ता नहीं था, वो अपनी ससुराल भी वापस नहीं जा सकती थी। इसलिए वह चुपचाप आंख बंद करके मीनाक्षी मां से प्रार्थना करने लगी है। मां मीनाक्षी उसकी प्रार्थना सुन लेती है और तभी एक स्कॉर्पियो आकर रुकती है, जिसमें 2 परिवार के लोग मीनाक्षी मां टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं। बे लोग महालक्ष्मी की मदद करते हैं और उसे उसके गांव तक छोड़ने का भरोसा देते हैं। लेकिन महालक्ष्मी जैसे ही घर पहुंचती है, उसका भाई प्रवीण कुमार उसे देखकर हैरत में पड़ जाता है। वह महालक्ष्मी को धमकी देकर घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन सेल्वी के समझाने पर वो महालक्ष्मी को कुछ दिन रुकने की मोहलत दे देता है। महालक्ष्मी अब यहां आ तो गई थी और भले ही उसकी जान बच गई थी, लेकिन प्रवीण के ताने और बाहर वालों की नजरें उसे रोज मारती थीं। महालक्ष्मी चुपचाप रोती रहती थी। उसे लगता था कि उसका जीना ही बेकार है। फिर एक दिन महालक्ष्मी अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचती है। वह चेयर पर चढ़कर एक रस्सी का फंदा बनाती है और फिर वह बंदा अपने गले में डाल लेती है।
उसी रात सेल्वी जब अपनी इडली बाड़ा की दुकान बंद करके सारा सामान समेटकर जब घर पहुंचती है और जैसे ही सामने का नजारा देखती है तो उसकी सांस अटक जाती है। सेल्वी चीखते हुए जैसे ही महालक्ष्मी को बचाने आगे बढ़ती है, वह जमीन पर धड़ाम से गिर बेहोश हो जाती है। ये देखकर महालक्ष्मी फंदा छोड़कर अपनी मां की तरफ भागती है। सेल्वी बेहोश थी, उसके माथे से खून बह रहा था। महालक्ष्मी एक ऑटो वाले की मदद से महालक्ष्मी अपनी मां सेल्वी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मुलाकात सतीश नाम के लड़के से होती है। जल्द ही दोनों के विचार के साथ साथ दिल भी मिल जाते हैं और दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं कि एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सतीश भी रवि की तरह छोटी जाति का था और जब यह बात प्रवीण को पता चलती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। अब प्रवीण चाहता था कि कैसे भी करके महालक्ष्मी अपने पति विजय के पास वापस चली जाए, क्योंकि सतीश और महालक्ष्मी के रिश्ते के बारे में यदि समाज के लोगों को पता चल जाता तो उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए प्रवीण रंगास्वामी के साथ विजय के घर जाते हैं और उसे महालक्ष्मी को वापस लाने की प्रार्थना करते हैं। विजय महालक्ष्मी को वापस लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में अपनी बहन की शादी के लिए 3 लाख की मांग करता है। कुछ दिन बाद विजय और उसकी फैमिली महालक्ष्मी को वापस ले जाने उसकी घर आते हैं, लेकिन महालक्ष्मी घर पर नहीं थी। तभी एक बाइक की आवाज आती है जो घर के सामने आकर रुकती है। महालक्ष्मी सतीश के साथ कहीं से वापस आई थी। वो जैसे ही अंदर आती है, अपने ससुराल वाले को देखकर कांप जाती है। प्रवीण को उसे अंदर ले जाता है और उसे तैयार होने के लिए कहता है ताकि विजय के साथ अपने ससुराल वापस जा सके। लेकिन महालक्ष्मी अब पुरानी वाली महालक्ष्मी नहीं थी। सतीश के प्यार ने उसके अंदर आत्मविश्वास भर दिया था और अब वो अपनी ससुराल वालों के जुल्म सहने को तैयार नहीं थी। इसीलिए वह ससुराल वालों के साथ जाने से साफ मना कर देती है और विजय से तलाक लेने की बात कहती है। सतीश और महालक्ष्मी तलाक के पेपर बनवाकर ही लौटे थे, इसलिए वह पेपर विजय के सामने रख देती है और कहती है कि यदि विजय उसे तलाक नहीं दिया तो वह सब कुछ जाकर पुलिस में बता देगी, जो जो जुलूम उसके साथ विजय और उसके परिवार ने किया सब कुछ, और फिर पूरा परिवार जेल में चक्की पीसेंगे। महालक्ष्मी की बात सुनकर जितने भी लोग वहां बैठे थे उन सबको सांप सूंघ जाता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि यह वही महालक्ष्मी है जिसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी। तो क्या विजय तलाक के पेपर पर साइन करेगा और क्या होगा महालक्ष्मी और सतीश के रिश्ते का जानने के लिए सुनिए चेन्नई डबल मर्डर केस पार्ट 2।